अगर कांग्रेस ने 10 से ऊपर का आंकड़ा छू लिया तो आप मान लीजिएगा कि मोदी जी 240 से नीचे जा रहे हैं। ओह, मैं ओके। बहुत लॉजिकल बात करूंगा अब आपको, फिर बड़ा खतरा है मोदी जी को। क्योंकि अगर ओके। राजस्थान में ये वेव है तो मतलब ये नॉर्थ इंडिया में काऊ बेल्ट में ये वेव है फिर। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिलबाल। बहुत से लोग ये कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव अलग है, क्योंकि यूपी नहीं, राजस्थान बन गया है वो राज्य जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वो राजस्थान जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप की थी मोदी लहर में बीजेपी ने। क्या वो राजस्थान एक बार फिर से क्लीन स्वीप करता दिखाई दे रहा है बीजेपी के लिए? तो जवाब है बड़ा मुश्किल, क्योंकि राजस्थान में ऐसा लगता है कि गाड़ी फंस गई है बीजेपी की। आखिर दूसरे चरण में राजस्थान कैसे बीजेपी के लिए एक सिरदर्द बन गया, और राजस्थान से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई बीजेपी कैसे करेगी, और अगर नहीं कर पाई तो क्या 240 के आसपास कहीं गाड़ी आकर रुक जाएगी मोदी जी की? अगर ऐसा है तो 2024 के चुनाव के बाद राजनीतिक परिदृश्य पूरा का पूरा बदला हुआ राजस्थान के जरिए ऐसा होगा क्या? दोस्तों, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बेहद गंभीर चर्चा आज हम करने वाले हैं, जो शख्स मेरे साथ जुड़ने वाले हैं चर्चा के लिए, यकीन जानिए राजस्थान की नब्ज टटोलना उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो राजस्थान के बहुत ही गहराई से जानकारी रखने वाले अनिल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल शर्मा बेबाकी से यूट्यूब के कई दूसरे चैनल्स पे अपनी बात रखते रहे हैं, और मुझे लगता है अनिल शर्मा उन कुछ चुनिंदा राजस्थान के पत्रकारों में से हैं जो एक्चुअली में जानते हैं कि किस नेता ने कहा कितनी रैलियां की, किस नेता का क्या शेड्यूल रहा। तो सीट बाय सीट भी आप अगर अनिल शर्मा कोई बात बोल रहे हैं तो उस पर यकीन कर सकते हैं। अनिल जी, पहले चरण से लेके दूसरे चरण तक 12 + 13 25 सीटें लॉक हो चुकी हैं राजस्थान में। दूसरे चरण के मतदान का वोटिंग प्रतिशत देखकर आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मेरे पास, आपके पास भी आया होगा, लास्ट जो फिगर आया, मैं अभी इलेक्शन की उस पर सर्च ही कर रहा था, आपका जब ये आया तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का था, दैट वाज 59.19% टिल 5 on 13 सीट्स, क्योंकि 12 पे पहले हो चुका है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पहला वाला जो 19 तारीख को चुनाव हुआ था 12 सीटों से, उसको तो हम क्रॉस कर चुके हैं, और अभी 1 घंटा और बाकी है, मतलब क्योंकि 5 से 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। तो मेरा मानना है कि शायद ये पिछले बार का रिकॉर्ड के आसपास पहुंच जाए, जो पिछले 64-65 के आसपास था, शायद उसको टच कर जाए। दूसरी बात, इसमें मैं एक चीज और देख पा रहा हूं आज की पोलिंग में, कि बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर एक सीट है, जो सीट आपको बताता हूं ट्रैवल बेल्ट है, जहां और मोदी ने मंगलसूत्र वाला बयान। बस आपने बिल्कुल सही बात बोली, लोग इसको इसी से पकड़ सकते हैं जहां मंगलसूत्र की बात हुई थी। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया, ट्राइबल्स के सामने मंगलसूत्र की बात करने से क्या फायदा था? अगर करनी थी तो इसको जालौर उससे पहले मीटिंग कर रहे थे, जहां से वैभव गहलोत खड़े हुए हैं, अशोक गहलोत के सुपुत्र, वहां कर लेते। पर शायद क्योंकि पीएम है तो आवाज सब जगह जाती है, चाहे वो बांसवाड़ा हो चाहे जालौर हो, सब जगह जाएगी। और दूसरा फायदा ये था, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जो 2 स्टेट से टच करती है, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो आपकी आवाज इन 2 स्टेट्स में भी गूंजेगी। शायद इसके पीछे ये होगा, मेरा मानना ये है। पर वोटिंग परसेंटेज इस वाले में मैं बोलूंगा करीब करीब आप पाएंगे बराबर हुई है, या थोड़ी ज्यादा हो सकती है। मतलब 2019 के बराबर ही आप आसपास ही मानते हैं इसको? हाँ, करीब करीब इसके बराबर पहुंच सकते हैं, मैं मानता हूँ। तो फिर ये जो माहौल बनाने की जोर आजमाइश की गई, उसका प्लस हुआ कि तो पहले चरण से कम दूसरे चरण से मतदाता ज्यादा तो बाहर निकला, और अगर प्लस हुआ तो किसके लिए प्लस हुआ? मैं इस पॉइंट पे भी आपके आता हूँ। ये बड़ा मुश्किल है, देखिए, आइडेंटिफाई करना किसके लिए प्लस हुआ। पर ये मैं बता सकता हूँ, दोनों पार्टियों ने जोर लगाया कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में घबराहट थी कि पोलिंग कम हुई तो वो किसकी तरफ जा रही है। तो दोनों पार्टियों ने जोर लगाया, अपने अपने बंदों को काम पे लगाया और बाहर निकाला लोगों को वोट डालने के लिए। देखिए, आज राजस्थान का मौसम बदला हुआ है कुमकुम जी, आज राजस्थान का मौसम ऐसा नहीं है। अभी कई जगह बरसात भी हो रही है, जयपुर में भी बूंदाबांदी हो रही है। क्या ये बदलाव का संकेत है? मैं इसको ऐसे भी पुट अप कर सकता हूं, जनता समझ जाएगी। क्या ये बदलाव का संकेत है जो धीमी धीमी बरसात हो रही है और कई जगहों पे बिजली गिरी है, उसमें कई लोग मरे भी हैं? आप देखिए, मतलब ये दुखद खबर भी है। पर आज राजस्थान का मौसम बदला हुआ है,
शायद उस मौसम ने भी सहायता करी लोगों को कि वो पहुंचे वहां तक, क्योंकि गर्मी कम थी बनिस्बत रोजाना के, शायद ये कारण भी हो सकता है। तो गर्मी किसके लिए, ये जो गर्मी कम हुई है, ये किसको नुकसान पहुंचा सकती है अनिल जी? क्योंकि बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि अग्निपथ योजना का जो नुकसान हुआ वहां के युवाओं को, वो आज की बेल्ट, उसमें कुछ सीटें हैं जो प्रभावित कर सकती थी। हालांकि आज की बेल्ट के लिए माना जा रहा था कि कांग्रेस के लिए बहुत मसाला यहाँ है नहीं, लेकिन अंत में आते आते 3-4 सीटों पे फाइट ठीक ठाक दी थी कांग्रेस से। तो क्या आपने आज महसूस किया ऐसा कुछ? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला जो 12 सीट थी उसमें से आप मानिए कांग्रेस ने 8 पे टफ फाइट दी है, 12 में से 8 में। आज जो सीटें हैं 13, ट्रेडिशनली बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पर कांग्रेस इसमें भी करीब 4 से 5 सीटों पे टफ फाइट देती हुई दिख रही है। मतलब लगता है कि कांग्रेस कुछ कर रही है, और वो जो चीज है वो असर डाल रही है कुमकुम जी, और वो पता लगता है ग्राउंड पे। आपने एक मुद्दा उठाया, अग्निवीर। अग्निवीर का ज्यादा जो असर था वो शेखावटी बेल्ट में था, जो पहले फेज में पोलिंग हो चुकी। वहां जाट, राजपूत, यादव ये लोग जाते थे अग्निवीर में, उनके ऊपर ये। और एक जगह है कुचामन, वहां पे करीब 150 इंस्टीट्यूट थे, और एंड में आते आते अग्निवीर जो पढ़ाई कराते थे सेना में रिक्रूटमेंट की, वहां 5-6 बचे। उस शहर की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई अग्निवीर के चक्कर में। वो लोग तो आप जानते हैं वैसे भी वोट नहीं देते। दूसरी बात ये है, आप देखिएगा कंसोलिडेशन ऑफ जाट वोट्स भी हुआ। देखिए, असलियत तो मैं कांग्रेस की तरफ आते हुए, तो देखिए रिजल्ट बताएगा। हम फील्ड पे जो सुन रहे हैं वो क्या वजह है? उनकी 3 वजह थी। एक तो उनको नाराजगी थी बीजेपी से, क्योंकि उन्होंने सतीश पूनिया जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट होते थे उनको चुनावों से पहले हटाया, और कांग्रेस के साथ जुड़ने का कारण था कि कांग्रेस ने गोविंद सिंह डोटासरा जो एक जाट हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया। उनको लगा कोई जाट लीडर इस लेवल तक पहुंचा। राजस्थान में आज तक कोई जाट नेता चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया है, जबकि जाट करीब करीब 14 से 16% पॉपुलेशन है राजस्थान में, और विधानसभा के अंदर करीब 50 सीटों पर अंतर डालते हैं। ये समझना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उनको लगा हमारा आदमी एक हेल्म ऑफ अफेयर्स पे आ गया, ऊपर आ गया है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात, उनको बड़ी नाराजगी थी एक चीज को लेके, अग्निवीर जाट, आप जानते हैं जाट रेजिमेंट भी है उसके अंदर आर्मी में, और बहुत लोग जाट उसमें जाया करते थे। उनका नौकरी का स्कोप खत्म हुआ। तीसरी नाराजगी थी किसान आंदोलन, और चौथी उनकी नाराजगी जो थी वो लोकल लेवल पे थी कि जाटों की तरफ ऐसा लग रहा था उन लोगों को, उनका एलिगेशन है कि जाटों को ढंग का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट नहीं दे रही। मतलब इवन इन ट्रांसफर्स उनको साइडलाइन करा जा रहा है। ये 4 इशू। लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदुत्व के मुद्दे पे तो जब भी होते हैं हाल के सालों में जाट भी गोलबंद होते हैं। देखिए कुमकुम जी, अगर आप हिंदू के मुद्दे पे बात करेंगे, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में जो पहला फेज हुआ उसमें हमें हिंदुत्व का मुद्दा नजर नहीं आया। इसीलिए मोदी जी ने उस इलेक्शन के बाद में बांसवाड़ा में खड़े होकर मंगलसूत्र की बात करी, इसीलिए ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करी, इसीलिए मुसलमानों की भी बात करी, क्योंकि उनको लगा अगर ये कास्ट बेस्ड चुनाव हो गया तो बीजेपी गई। उस केस में बीजेपी को नुकसान होने का बहुत खतरा था। क्यों? क्योंकि SC ST भी आपसे नाराज थे। क्यों नाराज थे? वो नाराज थे, उनको डर था, उनके डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे हम लोगों के पास में कि क्या संविधान बदल देगी सरकार, क्या हमें रिजर्वेशन खत्म कर देगी, अगर रिजर्वेशन खत्म नहीं करेगी तो क्या प्राइवेटाइजेशन कर देगी और हमें नौकरी नहीं मिलेगी। ये मुद्दा बड़ी जोर से उठा कुमकुम जी राजस्थान में। उन सब चीजों को काटने के लिए मोदी जी ने एक बार, अमित शाह और मोदी जी ने कहा बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकते। तो उसका डैमेज कंट्रोल हुआ क्या सेकंड फेज में आते आते? क्योंकि सेकंड फेज में बेल्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, बांसवाड़ा वो इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है। पता नहीं मोदी जी ने मंगलसूत्र का वहां जिक्र किया, कितनी महिलाओं के पास उतना सोना होगा, तो वो असर हुआ क्या? देखिए, उस बेल्ट में असर होना मुश्किल है। और दूसरी बात और बता देता हूं, वहां से इंडिया अलायंस के पार्टनर को खड़ा करा गया है बाप के कैंडिडेट राजकुमार राउत, भारत आदिवासी पार्टी।
और वो बड़े पॉपुलर नेता हैं, बड़े यंग हैं और बड़े पॉपुलर हैं और बड़े जुझारू हैं। तो उनका रीच अंदर तक है। ट्राइबल बेल्ट ऐसा ट्राइबल बेल्ट है, आप समझिए, जहां लोग जाने में डरते हैं अंदर। कई एरियाज ऐसे हैं इसमें, वहां तक उनकी पहुंच है और वो वोटिंग परसेंटेज में झलक रही है। आपको बताऊं, आप देखिए पर्टिकुलरली वोटिंग ज्यादा कहां हो रही है, उन एरियाज में हो रही है जहां कांग्रेस और बीजेपी में जम के लड़ाई है। इसका मतलब सीधा सा लॉजिकली क्या आंसर है, इसका रिप्लाई सिर्फ एक निकलता है कि दोनों पार्टियां दमखम लगा रही हैं अपने अपने बंदों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि पार्टीज को भी लगता है यहां पर हम जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं। उस चक्कर में लोग निकाल रहे हैं और वो पार्टियां उनको लेके जा रही है, जिसको हम लास्ट माइल बोलते हैं, लास्ट माइल पे लेके जा रही हैं। आप ये भी जानते हैं, पर लास्ट माइल पे बीजेपी बूथ मैनेजमेंट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी है, इस बात में कोई शक नहीं है। पर क्या लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं आपके इतनी कंप्लेंट्स के बाद में? क्या मोदी जी का पोलराइजेशन वाला कार्ड लास्ट में, जब उनको लगा मेरे चीजें हाथ से निकल रही हैं, क्या उसने वर्क करा? मुझे थोड़ी शंका है। इसलिए है कुमकुम जी, जो यंग जनरेशन है उनसे जब आप बात करते हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल कास्ट हो, वो इस मंगलसूत्र वाले बयान से काफी नाराज है। उनका कहना ये था जब ये आया कि ये बहुत निम्न स्तर पे चले गए। कोई डर नहीं है कि हाँ हमारा मंगलसूत्र छीना जा सकता है, ये हो सकता है, ऐसा डर नहीं है, क्योंकि ये एक काल्पनिक डर पैदा करने की कोशिश की गई ना। मैं आपको वही समझा रहा हूँ और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूँ। आजकल के बच्चे ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हैं। आप कभी इंस्टा पे जाइएगा, आपका तो 100% होगा कुमकुम जी, आप बड़ी फेमस जर्नलिस्ट है इंडिया की, तो आपका 100% होगा। जाइए उसमें कमेंट्स पढ़िएगा और आपको बड़े शॉकिंग कमेंट मिलेंगे मंगलसूत्र पे। लोग आवाज उठा रहे हैं उनके अगेंस्ट और बड़ी जोर से आवाज उठा रहे हैं। और ये है ज्यादातर वो लोग जो यंग जनरेशन। आप देखिए राजस्थान में करीब करीब मेरा मानना है 40% नए वोटर्स वोट डालने नहीं गए। ओके। सो वो बड़ा नंबर है। ओके। अच्छा मुझे ये बताइए सर, राजस्थान को लेकर कई सीटों को लेकर कहा जा रहा था कि अंत में आते आते बीजेपी के लिए वो सीटें फंस गई, खासतौर पर कोटा की सीट। हालांकि ओम बिरला के लिए ये उनका गढ़ी माना जाता है और ओम शांति का नारा यहाँ चलता है। शांति धारीवाल ओम बिरला सपोर्ट कर देते हैं, ओम बिरला को शांति धारीवाल सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अंत में आते आते ओम बिरला वहां कहीं फंस गए। मतलब वो अपनी सीट से आगे बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि लोगों को ये भी शिकायत थी भाई क्योंकि वो लोकसभा अध्यक्ष हैं तो वो आते कम है सीट में। तो ऐसा कुछ आपने महसूस किया या उनके लिए आसान है सीट निकालना? नहीं, ये आपको बता देता हूँ, मैं प्रहलाद गुंजल की तारीफ करूंगा, क्योंकि वो भी तो एक्स बीजेपी है ना। बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करी और ओम बिरला के अगेंस्ट में लड़ने के लिए खड़े हुए। मैं मानता हूं उस आदमी ने जो रिकवरी करी है कुमकुम जी, वो काबिले तारीफ है। और उनके साथ एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि कोटा रीजन है। ये कोटा सिर्फ अर्बन एरिया नहीं है, इसके अंदर रूरल एरियाज भी हैं। गुजर पॉपुलेशन, क्योंकि वो गुजर है, गुजर पॉपुलेशन वहां काफी ज्यादा है। और एसटी में मीना पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। एसटी का मैंने आपको अभी बोला, उनमें डर था कि कहीं संविधान तो चेंज नहीं हो जाएगा। अब के वो मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो बस सर मैं आखिर में आपको बस फ्री करने वाली, मुझे पता है आपको अभी निकलना है, मुझे बस आखिरी जवाब अपना दे दीजिए कि क्या इस चुनाव में पैन राजस्थान चेहरा जो वसुंधरा हुआ करती थी, क्योंकि वो अब झालावाड़ तक सीमित रह गई, बीजेपी ने मिस किया, क्योंकि अभी जिस प्रचंड लहर के साथ बीजेपी ने राजस्थान में सरकार बनाई, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनको पूरा राजस्थान शायद ठीक से जानता भी नहीं, उस तरह का मैनेजमेंट नहीं दे पाए। वसुंधरा एक पैन राजस्थान चेहरा थी, वो मिस हुआ। अगर ऐसी स्थिति में बीजेपी 2 चरण निकाल चुकी है राजस्थान के, तो 25 सीटों में आप बीजेपी और कांग्रेस या इंडिया और एनडीए गठबंधन को आपके हिसाब का आपका क्या अंतर कहता है? देखिए मैं कभी भी आंकड़ों में नहीं फंसता हूं, क्योंकि आंकड़ों में फंसना बड़ा डिफिकल्ट होता है। बट ये जरूर बोलूंगा, 12 सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी बहुत गहरी लड़ाई में फंसी हुई है कांग्रेस के साथ। मतलब 25 से 12 कह रहे हैं आप? बिल्कुल, 12 सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी बहुत गहरी लड़ाई में फंसी हुई है। कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा रिजल्ट, ईवीएम कितना सपोर्ट करेगी मुझे पता नहीं, पर अगर आप जनता से बात करेंगे तो लोगों में नाराजगी है। आपने वसुंधरा जी का टॉपिक उठाया, बहुत वाजिब टॉपिक है। वो पैन स्टेट लीडर हैं, ये बात भूलनी नहीं चाहिए थी बीजेपी को। उनको लेके आप कहीं गए ही नहीं। उनके बाद राजेंद्र राठौड़ का नंबर आता था, वो चूरू से बाहर निकल नहीं पाए।
सीपी जोशी जो प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, वो चित्तौड़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो चित्तौड़ से बाहर निकल नहीं पाए, जबकि चित्तौड़ बीजेपी के लिए सेफेस्ट सीट है। आपको बताता हूं, सेफेस्ट सीट है। मेवाड़ रीजन जो है राजस्थान का, जिसमें चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर ये सीट्स आती हैं, ये उनके लिए बिल्कुल माना जाता है, ये सीट्स उनकी, आरएसएस इतनी स्ट्रांग है, उनका गढ़ है। कोटा भी इसमें काउंट होता था, पर कोटा में प्रहलाद गुंजल ने डेंट मारा है, और डेंट मार के उनको दिखाने की कोशिश करिए कि फाइट में कोई है। ओम बिरला को भी अपने पता लगा है कि मेरे सामने कोई तो खड़ा है। मतलब क्लीन स्वीप नहीं होने वाली आपके हिसाब से? क्लीन स्वीप मुश्किल है बीजेपी के लिए 25 सीट। डिफिकल्ट है, ये बात तो मैं आपको बोल दूंगा, डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। अगर होगा मतलब, तो मैं सरप्राइज होगा। क्योंकि मैं अगर सट्टा मार्केट पे चलता हूँ एक बार, आपका, क्योंकि लोग फलौदी सट्टा मार्केट को बहुत सही मानते हैं, मैं उसको आज के सट्टा मार्केट की अगर बात करूं तो वो कांग्रेस को 6 सीट दे रहा है। अच्छा, ओके। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस जीरो तो नहीं है। अब कांग्रेस 2 सीट भी लाएगी कुमकुम जी, तो लोग बोलेंगे 200% गेन हो गया कांग्रेस। हाँ, जिसके पास पाने के लिए सब कुछ है, और तो उसके लिए तो कितना भी प्लस हो जाए तो। लेकिन बीजेपी के लिए स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब फर्स्ट फेज से बेटर आप इसे मानते हैं, लेकिन देखिए एक चीज मैं खत्म करने से पहले एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा, छोटी सी चीज। जब विधानसभा चुनाव हुए थे, अगर आप उसको लोकसभा में कन्वर्ट करें, 70 सीट कांग्रेस की आई थी और 115 बीजेपी की आई थी, तो कांग्रेस की निकलती है 11 और बीजेपी की निकलती है 14। क्या कांग्रेस वो मेंटेन कर पाएगी? क्वेश्चन ये है। अगर कांग्रेस ने 10 से ऊपर का आंकड़ा छू लिया तो आप मान लीजिएगा कि मोदी जी 240 से नीचे जा रहे हैं। Okay. मैं बहुत लॉजिकल बात करूंगा अब आपको, फिर बड़ा खतरा है मोदी जी के लिए, क्योंकि अगर राजस्थान में ये वेव है तो मतलब ये नॉर्थ इंडिया में काऊ बेल्ट में ये वेव है फिर। ये आपने बड़ी भविष्यवाणी आखिरकार कम से कम जाते जाते हमें एक हेडलाइन दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुमकुम जी कोई भविष्यवाणी नहीं करी, मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर विधानसभा में नंबर अगर मैं कैलकुलेट करूं इन लोकसभा, तो कितनी सीट कांग्रेस के पास आती है, कितनी बीजेपी के, पर ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा हुआ, अगर गलती से ऐसा हो गया तो मतलब फिर बीजेपी के बुरे दिन है, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला अनिल शर्मा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू।